वेलकम डियर। अपन पिछली जो क्लास थी उसके अंदर कुछ क्रियात्मक समूह उनके अपन नामकरण देखे थे और साथ में सजातीय श्रेणी जो होमोलॉगस सीरीज थी उसके बारे में भी पढ़ा था। इस क्लास में अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से कार्बनिक यौगिक अपने रासायनिक गुण धर्मों को शो करते हैं। रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है, किस किस रूप में रासायनिक गुणधर्म रहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों को देखें तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन को दिखाई जाती है और केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कार्बनिक यौगिक जब चलते हैं तो कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर चार टाइप की मुख्य अभिक्रियाएं चलती है और चार टाइप की मुख्य अभिक्रियाओं के अंदर एक अभिक्रिया का नाम है दहन। क्या नाम रहता है? दहन। और दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम रहता है ऑक्सीकरण। तो दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया ना, संकलन जिसको अपन संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, तो संकलन अभिक्रिया। और चौथी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चार प्रकार के रासायनिक गुण धर्मों के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं देखी जाती है। तो यही है मोस्टली जो इस क्लास में अपन पढ़ने वाले, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुण धर्मों को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण धर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी जाती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले है दहन अभिक्रिया। दहन जिसको अपन कंबशन कहते हैं, कंबशन, दहन अभिक्रिया। 2 नंबर पे जो अभिक्रिया है उसको अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। थर्ड जो रिएक्शन चलती है उसको अपन कहते हैं संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, या इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। और चौथी जो अभिक्रिया है उसको अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इस प्रतिस्थापन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये मोस्टली 4 टाइप की कार्बनिक अभिक्रियाएं रहती है कार्बनिक यौगिकों की, और इन 4 अभिक्रियाओं को ही अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट में जो दहन अभिक्रिया है, इस दहन का मतलब कार्बनिक यौगिक, चाहे कार्बन के अलग अलग अपर रूप भी है या कार्बन के ही रूप, जिनको अपन जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर वहां से ऊष्मा प्राप्त होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है और साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। प्रकाश, ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों तो मोस्टली मात्रा में निर्मित होते ही है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर जो CO2 के साथ में प्रकाश और ऊष्मा निर्मित होती है, तो इस अभिक्रिया को अपन दहन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो चलती है उसको अपन दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो फर्स्ट दहन, या इसको कहते हैं कंबशन, कंबशन, दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया को अपन परिभाषित करते हैं, लिखते हैं कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की, कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2, प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। CO2, प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे दहन कहते हैं। इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। CO2 प्रकाश और उसके साथ साथ में
ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रक्रिया को अपन दहन के नाम से जानते हैं। और दहन की प्रक्रिया के एग्जाम्पल अपन देखें, रिएक्शनों को देखें, तो जैसे CH4 ये मेथेन गैस, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो जलाने पर यहाँ से CO2 बनता है और साथ में H2O बनती है। उसके साथ में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। तो इसके साथ साथ में प्रकाश और प्रकाश के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये अभिक्रिया दहन के रेस्पेक्ट में रहती है, CO2, H2O, प्रकाश, ऊष्मा। उसी टाइप में अगर अपन कोयले को जलाएं तो कोयले को जलाने पर भी सेम की सेम रिएक्शन होती है। जैसे ये कोयला, कार्बन जलाया इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जलाने पर फर्स्ट में CO2 बनती है, प्लस इसके साथ प्रकाश बनता है, प्रकाश के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये भी दहन के रेस्पेक्ट में पढ़ी जाती है। तीसरा प्रश्न अपन अगर देखें तो तीसरा प्रोसेस जिसके अंदर CH3 CH2OH या सीधा अपन फॉर्मूला लिखे तो जैसे C3H है ना, कार्बन को अपन कार्बन 2 ले लेते हैं, तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6। इसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते तो जलाने पर यहाँ वही CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगा प्लस प्रकाश उत्पन्न होगा और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं चलती है और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन दहन के नाम से जानते हैं। बुक जो आपकी है वो कह रही है कि इसमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 है, इनको थोड़ा सा संतुलित करके भी लिख सकते हैं। अल्कोहल को जलाओ तो भी अभिक्रियाएं वही होती है। अल्कोहल जैसे C2H5OH, इसको O2 की उपस्थिति में जलाओ तो यहाँ से CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगा प्लस प्रकाश बनेगा प्लस ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये अभिक्रियाएं होती है। इन अभिक्रियाओं को संतुलित करके देख लिए है ना, तो संतुलित करने का प्रोसेस अपन अगले पेज पे ले जाती है। इनको आप नोट किया करो साथ साथ में ना, हम तो चलते रहेंगे स्पीड के अंदर, आप लोग क्लास को रोक सकते हो और रोक करके आप अच्छे से इसको नोट करिए। बुक कह रही है कि रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो एक रिएक्शन है CH4 O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ से CO2 बनती है प्लस H2O बनता है, प्रकाश और ऊष्मा तो उत्पन्न होती है। दूसरी रिएक्शन है जिसमें CH3CH2OH या सीधा अपन लिख देते हैं C2H5OH और इसको साधारण भाषा में अपन अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल में भी देखो कार्बन 2 है और पीछे OH, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथेन प्लस ऑल, ये एथेनॉल है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ से CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगा प्लस प्रकाश और ऊष्मा वो इसका बाई प्रोडक्ट रहेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ से आप सबसे पहले इसमें कोशिश ये करोगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर दें। उधर देखिए ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 ही पड़ी है, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ से हाइड्रोजन 4 है, उधर हाइड्रोजन 2 पड़ी है, तो इस हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 4 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करो। और इधर की तरफ ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को भी बैलेंस करो। कार्बन 1 है, उधर कार्बन 1 है, तो बड़ी कोई समस्या नहीं है ना। तो पहले अपन यहाँ से कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं या फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। पहले जैसे हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। मान लो अपन ने इसके आगे यहाँ पे 2 लगा दिया, तो यहाँ से 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ से 8। अब 8 हाइड्रोजन है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ से, है ना। ये हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन वहां से 8 हो गया। अब हाइड्रोजन 8 है तो ऑक्सीजन का मामला बिगड़ेगा, तो इसको तो पहले तो अपन नहीं कर सकते। पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो वहां से ऑक्सीजन 2 है, एक वो पड़ी 3, इधर से ऑक्सीजन 2 ही है ना, ये 2 ही है। देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, उधर हाइड्रोजन 4 कर देखे तो यहाँ से अपन ने आगे 2 लगा दिया। अब देखिए बैलेंस होता है कि नहीं होता है। तो वहां पे कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, उधर हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, तो इधर की तरफ 2 लगा दो, तो ऑक्सीजन 2 2 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। ओके, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई ना। तो ये जो विधि है, इस विधि को अपन हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, जिसमें अभिक्रिया पे कहीं चोट करो, आपको लगता है कि नहीं ये नहीं जच रही, तो उसको हटाओ, फिर कुछ दूसरा लिखो। और कोशिश ये करने की जहां पे अपन अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं तो उसको थोड़ा सा क्लोज में आप लिख लो, इसको बंद करके लिख लो, तो उससे पता पड़ेगा कि अभिक्रिया बैलेंस हुई है। इस रिएक्शन को देखोगे तो इस रिएक्शन के अंदर C2H5OH प्लस O2 रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले अपन कोशिश करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें। तो हाइड्रोजन देखिए 5
और 1, 6 हाइड्रोजन पड़ी है। उधर हाइड्रोजन 2 पड़ा है, तो 2 के आगे अगर अपन 3 लगा दें तो हाइड्रोजन हो गया 6 ना, हाइड्रोजन वहां पे 6 हो गया है। और हाइड्रोजन 6 होने के बाद में ऑक्सीजन देख लो, तो ऑक्सीजन 3 और 2 5 ना, ऑक्सीजन 5 है, तो इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर 3 है, तो इसके आगे अगर 2 लगा दो तो ये 2 लगाने पर ऑक्सीजन हो गई 4 और 1 हो गई 5, उधर ऑक्सीजन 2 और 3 5, ठीक है। इधर कार्बन 2 है, उधर कार्बन 1 है, तो कार्बन 2 है तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाओगे, ये 2 हो गया कार्बन। तो हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन उधर गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन इधर हो गई है 4 और उधर हो गई है 3, 7 है ना। अब यहाँ से 7 ऑक्सीजन करने के लिए आप देखोगे तो 7 ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 7 करने के लिए इधर आप लगा दो, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को आधा अगर कर दो ना, तो क्या हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन 7 हो जाएगा, 7/2 करोगे तो ये 3.5 है, 3.5 का 2 बार करोगे तो 7 हो जाएगा। ये बैलेंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग टाइप का है ना। 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 का 2 बार मतलब 7 हो गया, तो ये रिएक्शन भी यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। तो ये अभिक्रिया बैलेंस करना भी है, और आपकी बुक में लिखा हुआ भी कि समीकरण जो 2 और 3 है इनको बैलेंस करके लिख लीजिए, तो ये कुछ प्रश्न आता है। एक चीज आप ध्यान रखोगे कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हमेशा लगभग साफ ज्वाला के साथ में जलते भी है, लेकिन कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जलते समय अक्सर काला धुआं या फिर पीली ज्वाला छोड़ते हैं। तो पीली ज्वाला इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो असंतृप्त होते हैं, है ना। ये चीज भी आपने देखा होगा। और घरों के अंदर जो अपन केरोसिन या फिर स्टोव जब जलाते हैं या फिर लालटेन जब जलाते हैं, तो आपने देखा होगा लालटेन का जो बॉटम होता है, नीचे का भाग होता है, उसमें कुछ छिद्र होते हैं और उन छिद्रों से बाहर की ऑक्सीजन उसमें प्रवेश होती है। और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा में, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो वो एकदम नीट एंड क्लियर स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ में जलता भी है ना। तो ये इसका कारण रहता है। तो इसमें अपन नोट करते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो लगभग स्वच्छ ज्वाला के साथ में जलती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वो मोस्टली स्वच्छ ज्वाला के साथ में जलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला के साथ, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला के साथ में जलते हैं। लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अत्यंत काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ में जलते हैं। तो सेकंड पॉइंट, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं इनको जब जलाया जाता है तो ये अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ में जलते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक या अत्यंत, अत्यधिक काले धुएं के साथ, अत्यधिक काले धुएं के साथ, अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला युक्त जलते हैं। काला धुआं भी है और उसके साथ में पीली ज्वाला इनसे निकलती है ना। और जब वायु की आपूर्ति अगर सीमित कर देते हैं तो अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण इनमें जो ज्वाला निकलती है वो हमेशा थोड़ी काजल के साथ कजली ज्वाला निकलती है ना। और अपन लिखते हैं कि ईंधन का अपूर्ण दहन होने पर, ईंधन का अपूर्ण दहन होने पर कजली ज्वाला निकलती है। कजली, अपूर्ण दहन होता है तो कजली ज्वाला निकलती है। अपूर्ण दहन होने पर हमेशा कजली ज्वाला निकलती है। तो ये कजली ज्वाला भी होती है। एक आपने देखा होगा घरों के अंदर जैसे अपन लालटेन जलाते हैं, लालटेन या फिर लालटेन के साथ अगर स्टोव है, लालटेन या फिर लालटेन के साथ स्टोव के नीचे के भागों में, नीचे के भागों में छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छिद्र
से ऑक्सीजन प्रवेश करके ऑक्सीजन जो है उसमें एंट्री करती, तो ऑक्सीजन प्रवेश करके ईंधन के दहन में सहायता करती है, ईंधन के पूर्ण दहन में सहायता करती है, ईंधन के पूर्ण दहन में सहायता करती है। और अगर कंप्लीट दहन नहीं होता है तो उसमें कज्जली ज्वालाएं भी निकलती है। ये भी छोटी छोटी चीजें ये होती है। अगर किसी ईंधन का कंप्लीट दहन नहीं होता है तो ईंधन यूं ही उसमें से नष्ट होता रहता है। कोयला और पेट्रोलियम ये कुछ जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और इन जीवाश्म ईंधनों को आप देखें तो जीवाश्म ईंधन, कई बार प्रश्न आता है कि कोयला और पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ है, इनको जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने सुना भी होगा कि आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर किसी भूकंप या ज्वालामुखी फटने के कारण धरातल पर जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति जीव जितने भी थे वो सब पृथ्वी के गर्त में दब गए थे। और उसमें पेड़ पौधों से कोयला बन गया, जीव जंतुओं से पेट्रोल बन गया। और वर्तमान में जब अपन उसको खोद के निकालते हैं तो वो कहीं न कहीं जीवों की अंश है, इसलिए उसको अपन जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। तो कोयला तथा पेट्रोल ये जीवाश्म ईंधन है। और इनकी जब दहन की प्रक्रिया होती है तो इनके अंदर वैसे कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। और जब दहन होता है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो पर्यावरण के अंदर प्रदूषण के कारक भी होते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अपन पॉइंट नोट करते हैं, जीवाश्म ईंधनों, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधनों के अंदर एक तो नाम आता है कोयला और दूसरा एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। तो जीवाश्म ईंधनों की या जीवाश्म ईंधनों में अल्प मात्रा में या जीवाश्म ईंधनों में नाइट्रोजन तथा सल्फर उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन तथा सल्फर उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन तथा सल्फर उपस्थित होते हैं। फिर लिखते हैं कि इनके दहन से SO2 तथा NO2, इनके दहन से SO2 तथा NO2, SO2 तथा NO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 NO2, इनके दहन से ऑक्साइड सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होकर, सल्फर के ऑक्साइड तथा ये जो सल्फर के ऑक्साइड है ये निर्मित होते हैं या फिर निर्मित होकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, निर्मित होकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित तो क्या, ये जो SO2 है, NO2 है, इनसे अम्लीय वर्षा भी होती है और अम्लीय वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। प्रकृति के अंदर जो पर्यावरण है उसमें कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी है, तो ये कहीं न कहीं टेम्परेचर को भी बढ़ाते हैं। तो उन सब चीज़ों में इनको पढ़ा जाता है। एक प्रश्न आता है कि जलते हुए पदार्थ अगर ज्वाला उत्पन्न करते हैं तो ईंधन कैसा दहन होता है, और जलते हुए ईंधन जब ज्वाला उत्पन्न करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए आप इस पैराग्राफ पे आ सकते हैं कि जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि कोयला या लकड़ी, इनको जब लकड़ी जब अग्नि देते हैं तो अग्नि की ज्वालाओं को आपने देखा होगा या अग्नि को देखा होगा आप लोगों ने। और नहीं तो आप लोग लकड़ी और कोयले को जब जलना आरंभ करते तो उसने देखा होगा कि ये लगभग नीली ज्वालाओं के साथ में जलते हैं। उसके साथ साथ में मोमबत्ती, गैस स्टोव या LPG, इनको जलाते समय इसमें से ज्वालाएं निकलती है। कई बार जो अंगीठी होती है, जो इसमें अपन जिसमें कोयला डाल करके जलाते हैं, तो अंगीठी में जलने वाला कोयला या जो तारकोल होता है वो कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल भी होता है, बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसीय पदार्थों के जलने पर ज्वालाएं उत्पन्न होती है। गैसीय पदार्थ जितने भी है वो जब जलते हैं तो ज्वालाएं उत्पन्न करते हैं। जैसे CNG है या LPG है, ये जब जलते हैं
तो उनमें हमेशा ज्वालाएं उत्पन्न होती है और नीली ज्वालाएं उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल, इनके अंदर कुछ वाष्पशील पदार्थ होते हैं और ये आरंभ में ज्वाला के साथ में जलते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद में ये बिना ज्वाला के जलते भी हैं, है ना। आप कोयले को देख लो तो कोयले में इतनी कोई लाल नीली ज्वाला नहीं निकलती, लेकिन उसमें हीट ज्यादा होती है, उसमें ऊष्मा ज्यादा होती है। एलपीजी जो जलती है, इस एलपीजी के अंदर कुछ वाष्पशील पदार्थ होते हैं या इसके अंदर कुछ गैसीय पदार्थ होते हैं, तो वो हमेशा नीली ज्वाला के साथ में जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है और ये उज्जवल होना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व की अभिलाक्षणिक गुणों पर डिपेंड करता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को अगर जलाओगे तो उसका भी कोई न कोई रंग होता है जिसको देखने का प्रयास कर सकते हो। और इस आधार पर मोमबत्ती की पीले रंग की जो ज्वाला निकलती है वो क्यों होती है, तो उसका कारण होता है कि मोमबत्ती के अंदर असंतृप्त की जगह संतृप्त पदार्थ पाए जाते हैं और संतृप्त पदार्थ में जो मोम होता है तो उस मोम के अंदर कुछ वाष्पशील पदार्थ होते हैं, उसके कारण ऐसा होता है, क्योंकि मोम के अंदर कुछ वाष्पशील पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। वाष्पशील पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं और वाष्पशील पेट्रोलियम पदार्थों के कारण मोमबत्ती को जब जलाते हो तो मोमबत्ती के अंदर से पीले रंग की ज्वाला ही निकलती है। तो ये प्रश्न है कि कोई भी पदार्थ जलता है तो ज्वाला देगा या नहीं देगा, तो ज्यादातर लकड़ी और कोयला ये जब जलती है तो ज्वाला कम देते हैं, लेकिन गैसीय पदार्थों को जलाते हैं तो उसमें ज्वाला ज्यादा निकलती है। मोमबत्ती को जलाते हैं तो पीले रंग की ज्वाला निकलती है, तो इसका कारण उसमें कोई न कोई वाष्पशील पदार्थ होता है जिसके कारण ऐसा होता है। एक प्रश्न इसी के साथ में, है ना, ये रहती है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों में दूसरी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीकरण रिएक्शन आती है। तो नेक्स्ट 2 नंबर जो रिएक्शन है उसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था अपन ने, पहला पार्ट, उसमें अपन ने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा भी था, तो लगभग वो सेम का सेम है, उसमें से इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है, ऑक्सीजन जिसमें संयोजित होती है। तो ऑक्सीजन जहां पे संयोजित होती है तो उसको अपन ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहां पे भी ऑक्सीकरण सेम का सेम हो रहा है। ऑक्सीकरण क्या होता है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो उसे अपन ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऑक्सीकरण है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण एक अपन कार्बनिक पदार्थ का कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन संयोजित होने की प्रक्रिया, तो इसकी अपन अभिक्रिया लिखते हैं कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन संयोजित होती है, ऑक्सीजन संयोजित होती है तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन संयोजित होती है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन देने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को अपन ऑक्सीकारक कहते हैं, है ना। ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता होती है तो इन पदार्थों को अपन ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। और ऑक्सीकारक प्रकृति में खूब सारे पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक क्षारीय प्रकृति का जो पोटेशियम परमैंगनेट है, या अम्लीय प्रकृति का पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या उसके साथ साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल है, या फिर ओजोन गैस है, या फिर नाइट्रिक अम्ल है। ये सारे कहीं न कहीं ऑक्सीजन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इन पदार्थों को अपन ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अगला पॉइंट आता है कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं। यस, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। तो इससे पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो ऑक्सीजन रिएक्शन के अंदर CH3CH2OH। अब देखिए, ये जो पदार्थ है इस पदार्थ का नाम है एथेनॉल। CH3CH2OH एथेनॉल है। और इस एथेनॉल की जो रिएक्शन अपन करवाते हैं तो रिएक्शन तो होती है और इससे बनता है CH3COOH। CH3COOH का निर्माण हो रहा है।
कार्बन इसमें 2 है, कार्बन उसमें भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, उसमें ऑक्सीजन 2 हो रही है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आकर के अंदर जुड़ रही है। और ये जब प्रक्रिया होती है जिसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आकर के जब अंदर जुड़ती है तो इस प्रक्रिया को अपन ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। और ये जब ऑक्सीकरण होता है तो इस अभिक्रिया को हेल्प करने के लिए अंदर अपन क्षारीय प्रकृति के MnO4 का उपयोग करते हैं, यानी कि इसको पोटेशियम परमैंगनेट प्लस थोड़ी सी इसको ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा के लिए अपन त्रिभुज लगाते हैं। या फिर इसमें अम्लीय प्रकृति के पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसमें K2Cr2O7 प्लस इसको ऊष्मा दे देते हैं। तो कोई भी हो, लेकिन एक पदार्थ इसमें यूज करते हैं तो ये पदार्थ ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। इससे ये अभिक्रिया एथेनॉल से एसिटिक अम्ल में बदल जाती है। इस पदार्थ का नाम है एसिटिक अम्ल। तो एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनता है, मतलब इस एथेनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो पदार्थ हेल्प करते हैं उन पदार्थों को अपन कहते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीकारक में लिखते हैं ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन देने की, जो ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जो ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, तो इन पदार्थों को अपन ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। अब ये ऑक्सीकारक कौन कौन से है? तो इसमें पहला एग्जाम्पल 1 नंबर पे है KMnO4 और इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। तो ये क्षारीय प्रकृति का है और इस पदार्थ का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम है। दूसरा पदार्थ फिर यहाँ पे काम आता है जिसका नाम है K2Cr2O7 और ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इस पदार्थ का नाम है, अम्लीय प्रकृति का है और इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इस पदार्थ का नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्षारीय प्रकृति का पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों ऑक्सीकारक की भांति काम करते हैं। ओके, तो खत्म है। ये थी अपने पास में एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये सेकंड रिएक्शन थी। थर्ड जो अभिक्रिया आती है उसको अपन संकलन अभिक्रिया कहते हैं या उसको अपन एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन को आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं आगे। तो अगली रिएक्शन 3 नंबर पे जिसका नाम है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया या इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। संकलन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन क्या होती है, इसके ऊपर अपन बात करें तो जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन पदार्थ है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन आकर के जोड़ दे अपन, तो उसके अंदर डबल बंध और ट्रिपल बंध ये सारे के सारे सिंगल बंध में चेंज हो जाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में चेंज करने की प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन आकर के जुड़ती है, तो इन प्रक्रियाओं को अपन नॉर्मली यहाँ पे संकलन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके अंदर कोई न कोई पदार्थ आकर के जुड़ रहा है और जुड़ने की प्रक्रिया है, संयोजन की प्रक्रिया है, इसलिए इसे संकलन के नाम से जानते हैं। नॉर्मली इसको अपन संयोजन भी कहते हैं। तो इस अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पदार्थ, असंतृप्त कार्बनिक पदार्थों को असंतृप्त कार्बनिक पदार्थों में H2 संयोजन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन पदार्थों का निर्माण होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पदार्थों का निर्माण होता है तो इसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं।
तो इसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये संकलन अभिक्रिया होती है तो इसकी पहले मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ, फिर कौन कौन से इसमें उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक खुद क्या होती है, कैसे रिएक्शन होती है, तो उसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। ये जब रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन के अंदर कोई एक असंतृप्त पदार्थ है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है, और इस डबल बंध के साथ में आगे इस कार्बन पे कुछ भी जुड़ा हुआ उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो मान लो इसके ऊपर कोई भी रेडिकल जुड़ा हुआ, आर का मतलब है कोई भी रेडिकल्स, हिंदी में इसको कहते हैं मूलक, तो इसके ऊपर कोई भी मूलक जुड़ा हुआ है। ये मोस्टली देखा जाए तो एक असंतृप्त पदार्थ है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी अभिक्रिया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया, अभिक्रिया जो इनकी होती है वो 3 पदार्थों की उपस्थिति में होती है, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। 3 यहाँ पर उत्प्रेरक है, लेकिन सबसे ज्यादा निकल काम में लेते हैं क्योंकि सस्ता भी है और इजीली अवेलेबल भी होता है। तो इसके अंदर रिएक्शन होती है निकिल, जिसको अपन कहते हैं निकेल। ये निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। प्लस इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस आकर के जुड़ती है, हाइड्रोजन गैस जुड़ती है। ये हाइड्रोजन गैस जब इसके साथ में जाकर के जुड़ती है तो पदार्थ कुछ ऐसे बनता है, कार्बन कार्बन डबल बंध सिंगल बंध हो चुका है, और इसके साथ में हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन वैसे का वैसे पड़ा है। ये हाइड्रोजन क्या ना, रेडिकल्स, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये रेडिकल्स यूं ही पड़े। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन इसमें आकर के ऐसे जुड़ जाती है, ये हाइड्रोजन और इधर की तरफ हाइड्रोजन। तो ये असंतृप्त पदार्थ जाकर के संतृप्त पदार्थों में चेंज हो जाते हैं, और ये असंतृप्त जब संतृप्त पदार्थों में चेंज होते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संकलन अभिक्रिया। तो ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। असंतृप्त पदार्थ से संतृप्त कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए अंदर कुछ पदार्थ चाहिए जिनको अपन उत्प्रेरक कहते हैं, और ये उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो अभिक्रिया की स्पीड को, अभिक्रिया की गति को निर्धारित करने वाले पदार्थों को अपन यहाँ पर उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है ये एक अभिकर्मक है जो जाकर के इसमें जुड़ता है, तो ये संकलन अभिक्रिया होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं संकलन अभिक्रिया के लिए कुछ उत्प्रेरक भी काम में आते हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन कौन से है और उत्प्रेरक होते क्या है? तो उत्प्रेरक में लिखते हैं वे बाह्य पदार्थ, वे बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को, वे बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं लेकिन स्वयं के संगठन में, लेकिन स्वयं के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्वयं के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्वयं के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उन पदार्थों को अपन उत्प्रेरक कहते हैं। संकलन अभिक्रिया में कौन कौन से कैटलिस्ट है? उत्प्रेरक को इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट, है ना, कैटलिस्ट। तो इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है, इस उत्प्रेरक में 1 नंबर पे अपन निकिल ज्यादातर काम में लेते हैं। तो इसके अंदर निकिल, 2 नंबर पे पैलेडियम, 3 नंबर पे प्लेटिनम काम में लेते हैं। प्लेटिनम बहुत महंगा है, बट निकल इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसके अंदर निकिल काम में लेते हैं। निकिल नहीं हो तो फिर वहाँ पर पैलेडियम काम में लेते हैं। पैलेडियम भी नहीं हो तो फिर रिएक्शन रोक दो, क्योंकि प्लेटिनम तो बहुत महंगा है बट काम में लेना पड़ता है। तो निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम ये लेते हैं, और ये उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने का काम करते हैं, तो इसमें इनको पढ़ा जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति जो तेल है इनका हाइड्रोजनीकरण करते हैं ना। ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के अंदर जो ये असंतृप्त पदार्थ है ये मोस्टली वनस्पति तेल होते हैं, और ये वनस्पति तेल
वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन आकर के जुड़ता है और वनस्पति तेलों के अंदर बहुत लंबी लंबी असंतृप्त खाद्य श्रृंखलाएं होती है और इन वनस्पति तेलों के अंदर जो असंतृप्त पदार्थों की लंबी खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनको संतृप्त खाद्य श्रृंखलाओं में चेंज भी किया जा सकता है। तो इसमें अपन लिखते हैं संकलन अभिक्रिया का उपयोग। संकलन अभिक्रिया। और इस संकलन अभिक्रिया का अपन अगर यूज देखें, उपयोग देखें, तो इस अभिक्रिया का मोस्टली जो यूज है, इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो किया जाता है वनस्पति तेलों या असंतृप्त वनस्पति तेलों के असंतृप्त वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में असंतृप्त वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। और असंतृप्त वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उससे संतृप्त पदार्थों का निर्माण होता है। एक चीज ध्यान रखोगे कि जो जंतुओं में वसा होती है वो जंतुओं में वसा हमेशा संतृप्त वसा होती है, जबकि वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं जो असंतृप्त वसा होती है। तो निकिल का उपयोग भी करते हैं और वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इसका यूज किया जाता है। और जंतुओं के अंदर हमेशा संतृप्त वसा होती है। अब देखिए दो टाइप के पदार्थ, एक होते हैं संतृप्त और दूसरे होते हैं असंतृप्त। संतृप्त वे होते हैं जिसमें एकल बंध होता है और असंतृप्त वे होते हैं जिसमें डबल बंध भी होता है और ट्रिपल बंध भी होते हैं। संतृप्त जो पदार्थ है वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कैसे? जैसे वनस्पति तेल है, तो वनस्पति तेल, वनस्पति घी, इनका जब निर्माण होता है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का, तो वनस्पति तेल और वनस्पति घी के अंदर जो वनस्पति तेल है मानव के लिए, वो वनस्पति तेल जरूर स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है ना। यहाँ पे जो मैं वनस्पति तेल लिख रहा था वो वनस्पति तेल नहीं, वनस्पति घी होता है मोस्टली ना। ये वनस्पति घी है और इस वनस्पति घी को वनस्पति तेल में बदला जाता है, वनस्पति तेल में बदला जाता है। और ये तेल वनस्पति तेल नहीं, वनस्पति तेल ही है, ये वनस्पति तेल ही है, सही है। वनस्पति तेल जो कि असंतृप्त होता है उसको संतृप्त में बदला जाता है, तो वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। तो उस अभिक्रिया में इस रिएक्शन का यूज भी करते हैं। और वनस्पति तेलों से जब वनस्पति घी का निर्माण होता है तो इसको तो केमिकल रिएक्शन में भले ही काम लेते हैं, वो तो अलग बात है, बट जब ये रिएक्शन होती है तो अपने शरीर पर भी अप्लाई होता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि वनस्पति तेल, वनस्पति जो तेल है ये वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। कारण कि वनस्पति तेल देखो इसमें डबल कार्बन की श्रृंखलाओं के बीच में डबल बंध है और ये डबल बंध वाले यौगिक जमते नहीं है, जबकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, संतृप्त यौगिक है, वनस्पति घी है। तो ये वनस्पति घी नहीं खाना चाहिए, डालडा घी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर में आकर के जमता है और जब जमता है तो नाड़ियों के बीच में कोलेस्ट्रॉल बनता है, फिर नाड़ियां पूरी की पूरी अवरुद्ध हो जाती है। उससे बचने के लिए ये जो वनस्पति तेल है ये वनस्पति तेल नहीं जमता है, वनस्पति घी जमता है। तो परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन जो जंतुओं की वसा होती है जिसमें संतृप्त पदार्थ होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन को जब पकाया जाता है तो उसमें असंतृप्त वशीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि असंतृप्त जो वशीय पदार्थ है वो शरीर में जमेंगे नहीं, लेकिन संतृप्त वशीय पदार्थ वो जमते हैं। तो ये चीजें क्या क्या है इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। लिखते हैं वनस्पति ना, वनस्पति तेल जो कि असंतृप्त है, असंतृप्त पदार्थ होता है। वनस्पति तेल जो कि एक असंतृप्त पदार्थ है और ये स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो असंतृप्त पदार्थों की संरचनाएं होती है, असंतृप्त कार्बनिक श्रृंखलाएं होती है, ये शरीर में जमते नहीं हैं। तो असंतृप्त कार्बनिक पदार्थों में वनस्पति के अंदर लिखते हैं, वनस्पति तेल में तो लिखते हैं ये पदार्थ हमारे लिए, ये पदार्थ हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, ये पदार्थ हमारे लिए
स्वास्थ्यवर्धक, है ना, ये पदार्थ हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं ना, अपने शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये पदार्थ मोस्टली शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक के रूप में होते हैं। और स्वास्थ्यवर्धक जो ये पदार्थ होते हैं स्वास्थ्यवर्धक के रूप में भी काम आते हैं। तो ये जो पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, है ना, लिख लेते हैं अपन, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। मोस्टली पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। क्यों होते हैं? उसका कारण है कि जो असंतृप्त पदार्थ है ये शरीर में कभी भी जमा नहीं होते हैं, क्योंकि असंतृप्त पदार्थ शरीर में जमा नहीं होते हैं। असंतृप्त पदार्थ शरीर में कभी भी जमा नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि जो जंतुओं की जो वसा होती है वो कार्बन की संतृप्त संरचनाएं रखती है, और संतृप्त संरचनाएं होने के कारण शरीर में हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि इन पदार्थों का शरीर में जमाव हो जाता है। इसलिए भोजन जब भी पकाते हैं तो उसमें असंतृप्त वसीय तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें अपन नोट कर देते हैं, असंतृप्त पदार्थ शरीर में जमा नहीं होते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों को पकाने हेतु, इसलिए खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए लिख सकते हैं, या भोजन पकाने के लिए लिख सकते हैं। इसलिए भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसीय अम्लों, इसलिए भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसीय अम्ल या अम्लों का उपयोग करना चाहिए। असंतृप्त वसीय अम्लों का उपयोग करना चाहिए। एक चीज इसी के साथ में अपन जो नोट करते हैं कि जो जंतु है, जंतुओं में संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, है ना। जितने भी जंतु होते हैं इन जंतुओं के अंदर संतृप्त वसीय अम्ल माने जाते हैं। और ये जंतुओं में जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं वो हमेशा शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उसका कारण है कि संतृप्त पदार्थ शरीर में जाकर के जमा भी होते हैं। तो जंतुओं में संतृप्त वसीय अम्ल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होते हैं, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होते हैं, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होते हैं। इसलिए संतृप्त पदार्थ, इसलिए संतृप्त वसीय अम्ल, इसलिए संतृप्त वसीय अम्ल शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये संकलन अभिक्रिया थी, और संकलन अभिक्रिया का ये पूरा पॉइंट था। संकलन अभिक्रिया और इसका उपयोग था कि जो असंतृप्त वनस्पति तेल है उनका हाइड्रोजनीकरण करके उसे वनस्पति घी में बदला जाता है। वनस्पतिकरण, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी का निर्माण, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया में इसको यूज लेते हैं जिसमें असंतृप्त को संतृप्त में बदला जाता है। ओके, और एक छोटी सी और लास्ट रिएक्शन बचती है तो उसको अपन साथ में देख लेते हैं। एक छोटी सी अभिक्रिया आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है उसको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप 4 नंबर पे नोट करोगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। होता क्या डिस्प्लेसमेंट, तो अपन इसको दिखाने की अगर कोशिश करें, प्रकृति में जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मोस्टली बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ में। और अधिकांश जो अभिकर्मक है वो भी असंतृप्त पदार्थों के हमेशा अक्रिय होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बहुत ही जब तीव्र अभिक्रिया होती है क्लोरीन की,
तो क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन के अंदर कभी कभार जुड़ाव होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण के अंदर जो क्लोरीन पड़ी है वो जाकर के धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, और एक एक हाइड्रोजन को जब विस्थापित करती है तो इस अभिक्रिया को अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे परमाणु को डिस्प्लेसमेंट करता रहता है, और उच्च सजातीय जितने भी एल्केन होते हैं वो इस प्रकार की अभिक्रियाओं से निर्मित भी होते हैं। तो सिंपल अभिक्रिया है, क्या होते हैं अपन लिखते हैं सामान्यतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अक्रिय होते हैं, है ना, अत्यधिक अक्रिय भी नहीं, अत्यधिक अक्रिय होते हैं। सामान्यतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अक्रिय होते हैं, अत्यधिक अक्रिय होते हैं, लेकिन उच्च ताप ना, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन अत्यंत, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और अत्यंत ताप की उपस्थिति में, तो अपन लिखते हैं लेकिन सूर्य के ताप की उपस्थिति में, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस संतृप्त पदार्थों से हाइड्रोजन को एक एक करके हटा देती है या प्रतिस्थापित कर देती है, हटा देती है, तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। मोस्टली संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य का जब प्रकाश होता है तो ये क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर देती है ना, खुद वहां पे आकर के डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन मोस्टली प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं। और रिएक्शन कैसे होती है, तो रिएक्शन को अपन देखें तो रिएक्शन के अंदर मोस्टली सबसे पहले CH4 है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होती है, Cl2 के साथ। सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ये जो क्लोरीन है इसमें दो क्लोरीन है, क्लोरीन दो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन को हटाएगी, तो हाइड्रोजन को हटाएगी तो CH4 से बन जाएगा CH3 ना, CH4 था CH3 हो गया, और एक क्लोरीन जो हाइड्रोजन गया वहां पे क्लोरीन आ जाएगी, तो ये आ गई क्लोरीन। फिर एक तो यहां से हाइड्रोजन अलग हुआ, एक यहां से क्लोरीन बची हुई है, तो दोनों मिलकर के HCl बना देते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ये जो CH3Cl बैठा है, ये CH3Cl, ये वापस क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश को अपन HNu लिखते हैं, आप वैसे प्रकाशीय अपघटन में पढ़ा भी था। तो यहां से जब प्रकाशीय अपघटन होता है तो ये क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को और हटाएगी तो पीछे बच जाएगा CH2Cl, तो यहां से बच जाएगा CH2Cl, एक Cl और आ गई तो Cl2 हो गया, एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन बची हुई थी, तो पीछे HCl बन गया। तीसरा जो पॉइंट है उसमें CH2Cl2 प्लस Cl2, तो यहां पे देखोगे एक हाइड्रोजन और निकलेगा, तो इस बार जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के अंदर CHCl3 जुड़ जाएगा, है ना, क्लोरीन 2 की जगह 3 हो जाएगी और हाइड्रोजन 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो रिएक्शन होगी और पीछे HCl बच जाएगा।
और लास्ट जब रिएक्शन होगी, यानी जब तक इसमें हाइड्रोजन बचा हुआ है तब तक रिएक्शन होती रहेगी। तो CHCl3 प्लस Cl2 रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन और निकलेगा, क्लोरीन जुड़ेगी और रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर CCl4 बनेगा प्लस HCl का निर्माण होगा, यानी लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में HCl का निर्माण हो जाता है। तो ये पूरी जो अभिक्रिया है इसको अपन प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं। इसके साथ ये 4 टाइप की कार्बन की मोस्टली जो रासायनिक गुणधर्म अभिक्रिया थी इसको अपन ने पढ़ लिया है और ये सेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। लेकिन उसके साथ थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, आपकी ही बुक के अंदर पेज नंबर 79 पे देखोगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनको भी अपन लेकर के चलते हैं उसके साथ, है ना। पेज नंबर 79 पे ये उत्प्रेरक इधर आ गए। ओके 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 यस, ये कोयले और पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है इसको अपन नेक्स्ट में देखेंगे। यस, तो अगला अपन देखते हैं पेज नंबर 79 पर कुछ अभिक्रियाएं दे रखी है, प्रश्न दे रखे हैं, उनको अपन देखते हैं। एक तो प्रश्न दे रखा है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में जो चेंजमेंट होता है उसकी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं। तो सिंपल है, एथेनॉल से जब एसिटिक अम्ल बनता है तो उसमें KMnO4 हो चाहे अम्लीय K2Cr2O7 हो, वो ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन जुड़ती है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। तो रिएक्शन ये कह रही है कि जो CH3CH2OH है, इस अभिक्रिया से CH3COOH बनता है और इसके अंदर एल्केलाइन नेचर के अंदर KMnO4 है, या फिर एसिडिक नेचर के अंदर K2Cr2O7 है। तो ये जो दो पदार्थ है ये ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। और 79 पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन और एथेन इन दोनों के मिश्रण से दहन अभिक्रिया जो की जाती है तो उसमें मोस्टली वेल्डिंग के लिए काम में लिया जाता है। वेल्डिंग में आपने देखा होगा ऑक्सीजन और उनके साथ में एक गैस होती है जिसको अपन इथाइन गैस के नाम से जानते हैं, एसिटिलीन गैस होती है, तो वो काम में आती है। तो एसिटिलीन गैस और उसके साथ में ऑक्सीजन होती है। तो आप बता सकते हो कि इसमें जो वायु का मिश्रण है उसमें एथाइन और वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये रिएक्शन दहन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि जब गैस वेल्डिंग करते हैं तो उनके पास में एक ऐसा पुंगड़ होता है बहुत बड़ा और इसके अंदर गैस होती है ऑक्सीजन, ये O2 का सिलेंडर होता है। एक उनके पास सिलेंडर और होता है छोटा सा, है ना, और इस सिलेंडर के अंदर भरी होती है C2H2 या इसको कहते हैं एथाइन। एथाइन आगे जब नली आती है तो ये दोनों नलियां एक होती है और फिर यहाँ पे एक नॉर्मल सिलेंडर लगा, आग निकलती है यहाँ से और गैस वेल्डिंग में काम में लेते हैं। तो गैस वेल्डिंग में जब काम में लेती है तो दोनों गैसों का मिश्रण आता है। कौन कौन सा मिश्रण आता है, तो मिश्रण के अंदर एक तो है C2H2 प्लस इसमें O2, दोनों रिएक्शन जब करते हैं तो रिएक्शन के अंदर CO2 बनती है प्लस H2O बनता है प्लस इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है प्लस इसमें ऊष्मा निकलती है। तो इन दोनों का मिश्रण इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि दहन करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है ना। इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन वहां पे 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो इसको पहले से ऑक्सीजन 2 कर लो। ओके, तो ये ऑक्सीजन 2 करोगे, कार्बन यहाँ पे 4 है तो ये कार्बन हो गया यहाँ पे 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया है तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया है, ऑक्सीजन फिर गड़बड़ हो गई है तो ऑक्सीजन देखोगे तो 8 और 2 10, तो यहाँ पे लगा दोगे 5 दूनी 10, बैलेंस तो हो गई, 4 दूनी 8 और 2 10, ओके 10, हाइड्रोजन 4, कार्बन 4, ये कार्बन 4, ओके बैलेंस हो गई। तो प्रश्न आता है कि जब गैस वेल्डिंग करते हैं, है ना, ये गैस है C2H2, इसका नाम है एथाइन। ये एथाइन जिसका फॉर्मूला है C2H2, इसको साधारण भाषा में एसिटिलीन भी कहते हैं, एसिटिलीन। और इस एसिटिलीन का उपयोग गैस वेल्डिंग में होता है, गैस वेल्डिंग के अंदर इसका उपयोग करते हैं, तो गैस वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड एक पत्थर आता है उससे इसको निर्मित किया जाता है। तो ये सिंपल रिएक्शन होती है जो पेज नंबर 79 पे आपके क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ ये जो
पूरा का चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर अपन ने रासायनिक गुणधर्म थे वो मोस्टली पढ़ लिए हैं, जिसमें कुछ रिएक्शन थी। अब अपने को छोटी छोटी दो क्लासें और रहेगी, जिसमें एक तो एथेनॉल पढ़ना है, एक एसिटिक एसिड पढ़ना है, ये एक छोटी क्लास हो जाएगी। और एक क्लास रहेगी जिसमें अपन साबुन और अपमार्जक पढ़ेंगे ना, और फिर एक क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड क्लास रहेगी। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट। अच्छे से इसको पढ़ते रहना और जितना ज़्यादा हो सके इतना आप लोग रिवीजन करना है ना। बाकी रिवीजन के बिना ये चीज़ें याद रहना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। सो ओके, थैंक यू, बाय।